चलें जी, तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की डिस्कशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और ये लेक्चर नंबर 2 है वर्किंग कैपिटल का। अच्छा जी, अब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में हमें ये देख रहे हैं कि जब किसी कंपनी को वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है तो उसकी क्या डिफरेंट फंडिंग पॉलिसीज़ हो सकती हैं। फंडिंग पॉलिसीज़ का मतलब ये है कि कहाँ से वो वर्किंग कैपिटल के लिए फ़ंड्स अरेंज कर सकती हैं। तो जब हम फंडिंग पॉलिसीज़ की बात करते हैं कि वर्किंग कैपिटल के लिए फ़ंड्स कहाँ से आते हैं, तो अगेन वर्किंग कैपिटल के लिए तीन तरह की फंडिंग पॉलिसीज़ हो सकती हैं। क्या फंडिंग पॉलिसीज़ हो सकती हैं? नंबर 1, एक फंडिंग पॉलिसी हो सकती है जिसको हम कहते हैं कंज़र्वेटिव फंडिंग पॉलिसी। दूसरी आपकी फंडिंग पॉलिसी होती है जिसको हम कहते हैं एग्रेसिव फंडिंग पॉलिसी। और तीसरी आपकी जो फंडिंग पॉलिसी होती है उसको हम कहते हैं मॉडरेट फंडिंग पॉलिसी। तो तीन तरह की फंडिंग पॉलिसीज़ हो सकती हैं, एक आपकी कंजर्वेटिव फंडिंग पॉलिसी, एक एग्रेसिव फंडिंग पॉलिसी और एक मॉडरेट फंडिंग पॉलिसी। अच्छा जी, कंजर्वेटिव फंडिंग पॉलिसी में क्या होता है, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि दो तरह के वर्किंग कैपिटल होते हैं पिछले लेक्चर के बिल्कुल एंड में, परमानेंट और फ्लक्चुएटिंग। तो आपने वो दो डेफिनेशंस दिमाग में रखनी है। कंजर्वेटिव फंडिंग पॉलिसी में ये होता है कि जितने भी कंपनी के परमानेंट एसेट्स हैं। एसेट्स क्या होता है? हर वो चीज़ जो मुझे फ़ायदा दे और मैं बिज़नेस में उसको रिटेन करूं, यूज़ करूं, इस्तेमाल करूं। कंजर्वेटिव फंडिंग पॉलिसी में जितने भी कंपनी के परमानेंट एसेट्स होते हैं, और परमानेंट एसेट्स में क्या क्या आएगा? नॉन करंट एसेट्स आएंगे, नंबर 1 नॉन करंट एसेट्स। नंबर 2 करंट एसेट्स का परमानेंट वाला हिस्सा। क्या? करंट एसेट्स का परमानेंट वाला हिस्सा। सर परमानेंट वाला हिस्सा क्या होता था? परमानेंट वर्किंग कैपिटल में हमने ये पढ़ा कि ये वो हिस्सा है जो मुझे अपने बिजनेस करने के लिए बेयर मिनिमम चाहिए। तो कंजर्वेटिव पॉलिसी में परमानेंट एसेट्स यानी कि नॉन करंट एसेट्स जो मेरे बिजनेस में मौजूद ही होंगे, करंट एसेट्स का परमानेंट हिस्सा, और कुछ पार्ट फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट्स का। फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट्स क्या होते हैं? फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट्स वो होते हैं जो सीजन्स की वजह से चेंज होते रहते हैं। इन्वेंट्री किसी एक पर्टिकुलर सीज़न में एक सीजनल बिजनेस के लिए ज़्यादा हो सकती है क्योंकि उस सीज़न में उसका एक बिज़नेस है और उस बिज़नेस के लिए उसको इन्वेंट्री ज़्यादा चाहिए। तो कंजर्वेटिव पॉलिसी में परमानेंट एसेट्स को और फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट्स जो हैं इनको हम फाइनेंस करते हैं, या इनके लिए जो हम पैसे अरेंज करते हैं वो अरेंज करने की कोशिश करते हैं फ्रॉम लॉन्ग टर्म सोर्सेस। लॉन्ग टर्म सोर्सेस का मतलब है डेट एंड इक्विटी। जबकि हम जो फ्लक्चुएटिंग एसेट्स का बचा हुआ पार्ट होता है, देखिए फ्लक्चुएटिंग एसेट्स पार्शियली या कुछ हद तक लॉन्ग टर्म सोर्सेस से जो है फाइनेंस होता है, और फ्लक्चुएटिंग एसेट्स का कुछ हिस्सा, फ्लक्चुएटिंग एसेट्स या फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट्स का पार्शियल हिस्सा या कुछ हिस्सा हम फाइनेंस करते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंस से या शॉर्ट टर्म सोर्सेस से। शॉर्ट टर्म फाइनेंस सोर्सेस में क्या आ जाता है? शॉर्ट टर्म फाइनेंस सोर्सेस में ट्रेड क्रेडिट आ जाता है, बैंक ओवरड्राफ्ट आ सकता है, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। अच्छा, देखें अब कॉन्सेप्ट समझिएगा। आपके बिजनेस में कोई भी एसेट होगा तो उसके लिए आपको पैसों की ज़रूरत होगी। आपके बिजनेस में एक तो नॉन करंट एसेट्स होंगे। नॉन करंट एसेट्स वो होते हैं जिसकी लाइफ मोर देन 1 ईयर होती है, आपको बहुत सारे सालों तक वो बेनिफिट देता रहता है। परमानेंट एसेट्स वो होते हैं जो आपके बिजनेस में बेयर मिनिमम आपको करंट एसेट्स चाहिए अपना बिजनेस कंटिन्यू करने के लिए। फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट्स वो होते हैं जो किसी सीजनल बिजनेस में सीजन्स में ज़्यादा होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। इस पॉलिसी में हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे जितने भी परमानेंट एसेट्स हैं और फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट्स का एक पार्शियल हिस्सा हम लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस से अरेंज करें, और जो फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट्स का कुछ हिस्सा जो है वो शॉर्ट टर्म फाइनेंस से हम अरेंज करें। अब इसमें होता ये है जनाब कि ये जो पॉलिसी है ना,
इसमें इस स्पेसिफिक तरह से फाइनेंसिंग होती है। अच्छा, पहले मैं ये करता हूँ, ये फाइनेंसिंग किस तरह से होती है हर पॉलिसी में, ये स्ट्रक्चर बना देता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा इसको कंपेयर भी करता हूँ। अब आ जाते हैं हम एग्रेसिव पॉलिसी पर कि एग्रेसिव पॉलिसी में क्या होता है। एग्रेसिव पॉलिसी में आप फाइनेंसिंग के लिए जनरली क्या कहते हैं, जो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग होती है उसको यूज़ करते हो। किस चीज़ को फंड करने के लिए? फ्लक्चुएटिंग 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 करंट एसेट्स, फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट्स को, और जो आपके पास परमानेंट करंट एसेट्स होते हैं, जो आपके पास परमानेंट पार्ट ऑफ करंट एसेट्स होते हैं, उसको पार्शियली फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट्स को पूरा, और जो आपके पास परमानेंट करंट एसेट्स हैं उसको पार्शियली आप कोशिश करते हो फाइनेंस करने की थ्रू शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग यानी कि अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए ना, तो एग्रेसिव पॉलिसी में शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग से ज़्यादा फंडिंग ऑब्टेन हो रही होती है। फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट्स को शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग से ही फाइनेंस किया जाता है, और जो परमानेंट करंट एसेट्स हैं, यानी कि वो जो बेयर मिनिमम करंट एसेट्स हैं या एसेट्स हैं जो मुझे अपने बिजनेस में चाहिए, उसकी भी फंडिंग को कुछ हद तक हम शॉर्ट टर्म फाइनेंस से अरेंज करते हैं। अच्छा जी, मॉडरेट में क्या होता है? मॉडरेट पॉलिसी में ऐसा होता है कि अगर आपके पास कोई फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट्स हैं तो उसकी आप फाइनेंसिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंस से करते हो, और अगर आपकी कोई परमानेंट करंट एसेट्स हैं या आपके पास कोई नॉन करंट एसेट्स हैं तो उसकी फाइनेंसिंग आप जो है वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस से करते हो। ठीक है, यानी कि इफ़ेक्टिवली हम ये देख रहे हैं कि कौन सी पॉलिसी में एसेट्स की फाइनेंसिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस से होती है और कौन सी पॉलिसी में एसेट्स की फाइनेंसिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंस से होती है। अब सर, ऐसी फाइनेंसिंग अलग अलग तरह से करने से क्या फ़ायदा या क्या नुकसान होता है? देखिए, जब हम अपने शॉर्ट टर्म फाइनेंस की या शॉर्ट टर्म डेट की बात करते हैं ना, तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस या शॉर्ट टर्म डेट्स की जो कॉस्ट है ना, फाइनेंसिंग कॉस्ट, जाहिर है आप किसी से फाइनेंसिंग लोगे, पैसे लोगे, अपने बिजनेस को फाइनेंस करोगे तो उसके अगेंस्ट उसकी एक कॉस्ट पे कर रहे होगे। आप इसको समझें कि शॉर्ट टर्म फाइनेंस जो है ना, उसकी जनरली जो कॉस्ट होती है ना, वो लोअर है देन लॉन्ग टर्म फाइनेंस। ठीक है, रिपीट करिएगा। देखिए, मैंने ये कहा कि जनरली शॉर्ट टर्म डेट या शॉर्ट टर्म फाइनेंस की जो कॉस्ट होती है, टिपिकली, ज़रूरी नहीं है, कोई रूल नहीं है, टिपिकली ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस की कॉस्ट से कम होती है। अच्छा, जो शॉर्ट टर्म फाइनेंस होता है उसकी कॉस्ट लोग कैसे होती है? मिसाल के तौर पर शॉर्ट टर्म फाइनेंस में क्या आ सकता है? ट्रेड क्रेडिटर्स को आप क्या इंटरेस्ट देते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं देते हो। आप अगर क्रेडिटर से चीज़ें परचेज करते हो तो आप एंट्री पास कर देते हो परचेजेस या इन्वेंट्री डेबिट और पेएबल क्रेडिट, और 30 दिन, 45 दिन, 2 महीने बाद उनको पेमेंट करते हो तो आप एंट्री पास कर देते हो पेएबल डेबिट और बैंक क्रेडिट। ये जो 30-40 दिन का उनसे उधार लिया हुआ होता है उसके अगेंस्ट वो आपसे कोई किसी किस्म का इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रहे होते। तो इसीलिए शॉर्ट टर्म फाइनेंस जो होती है उसकी जो कॉस्ट है वो कंपैरेटिवली कम होती है। लॉन्ग टर्म फाइनेंस की कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होती है। अब कंजर्वेटिव पॉलिसी जो है उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि कंजर्वेटिव पॉलिसी में हम ये कोशिश करते हैं कि यार हमारे पास जो फाइनेंसिंग है ना, लॉन्ग टर्म सोर्सेज से हुई हुई है, ठीक है, और शॉर्ट टर्म सोर्सेज से कंपैरेटिवली हम कम फाइनेंसिंग करते हैं। तो इस पॉलिसी में कुछ होगा ऐसा कि हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इधर जो फाइनेंसिंग कॉस्ट होगी वो ज़्यादा होगी या कम? सर, फाइनेंसिंग कॉस्ट ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर फाइनेंसिंग कॉस्ट कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी। किससे कंपेयर करें? तो अगर हम एग्रेसिव पॉलिसी से कंपेयर करें तो एग्रेसिव पॉलिसी की जो फाइनेंसिंग की कॉस्ट होगी, यानी कि जो पैसे ऑब्टेन करे होंगे आपने इन एसेट्स को परचेज करने के लिए, वो कम होंगे। ऐसा क्यों? इसलिए ऐसा क्योंकि जब हम एग्रेसिव पॉलिसी की बात करते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे परमानेंट करंट एसेट्स का पार्शियल हिस्सा और फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट्स का हिस्सा, कोशिश ये होती है हमारी कि हमने शॉर्ट टर्म फाइनेंस से फंड्स उसके लिए ऑब्टेन करे हुए हों, और शॉर्ट टर्म फाइनेंस की कॉस्ट जो है वो कंपैरेटिवली कम होती है। लेकिन दूसरे एंगल पर अच्छा, इस हिसाब से कॉस्ट किसकी कम है?
इस हिसाब से जो कॉस्ट है ना वो एग्रेसिव पॉलिसी की कम नज़र आ रही है, ठीक है ना। तो अगर कॉस्ट कम होगी तो यहाँ पर रिटर्न ज़्यादा होंगे और कंजर्वेटिव में रिटर्न्स कम होंगे, तो इस हिसाब से तो एग्रेसिव जीत गया, ये कह सकते हो आप। तो सर फिर एग्रेसिव पे ही जाना चाहिए ना, अगर कॉस्ट कम है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें शॉर्ट टर्म फाइनेंस से ही हम अपने एसेट्स को परचेज़ करें, हम क्यों लॉन्ग टर्म फाइनेंस पर जाते हैं। तो जब हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस पे जाते हैं ना तो हम ये कह सकते हैं दिस इज़ लीस्ट रिस्की पॉलिसी। कंजर्वेटिव पॉलिसी लीस्ट रिस्की पॉलिसी होती है, क्योंकि कोई आपको अगर लॉन्ग टर्म फंड्स या फाइनेंस देता है तो वो बोलता है जाओ 3 4 5 साल 10 साल के लिए उधार दिया और 5 साल या 10 साल या 5 साल या 4 साल या 3 साल के लिए मैं तुमसे नहीं पूछूंगा तो कि तुमने मेरे पैसे का क्या किया। या आपको एक सिक्योरिटी होती है कि कल को एसेट्स बेचकर और इनको पैसे पे बैक नहीं करने हैं। तो सर क्या एग्रेसिव पॉलिसी में ऐसा मसला है क्या? हाँ, इसमें एक रिस्क होता है इलिक्विडिटी का, यानी कि ऐसा रिस्क होता है क्योंकि आपने जिससे उधार लिया है वो उसने आपको अगर 20 दिन 30 दिन 15 दिन लिए हैं तो एक तो बहुत कम टाइम पीरियड का उधार दिया है, दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि वो ऑन डिमांड पर अपना पैसा कॉल कर सकता है, यानी कि आपको बोल सकता है भाई मेरा उधार मुझे वापस करो, ठीक है। तो ये 3 तरह की पॉलिसीज है और मॉडरेट जो है जनरली कंपनीज मॉडरेट पॉलिसी पर जाती हैं। फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट्स वो होते हैं जो सीज़न की वजह से आपके पास करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, या सीज़न के बजाय अगर किसी वक्त पर आपने एक साथ बल्क परचेज कर ली उसकी वजह से आपके पास जो है वो करंट एसेट्स का लेवल ज़्यादा है, तो उसके लिए हम शॉर्ट टर्म फाइनेंस यूज़ करते हैं क्योंकि सीज़न भी कम टाइम पीरियड रहेगा और उधार भी कम टाइम पीरियड के लिए ही चाहिए। जबकि परमानेंट करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स के लिए हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस यूज़ करते हैं, क्योंकि परमानेंट करंट एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स वो हैं जो लॉन्ग टर्म तक मेरे बिजनेस में रहेंगे, ठीक है जनाब। तो ये हमने डिस्कस किया कि 3 तरह की पॉलिसीज़ क्या हो सकती हैं। अच्छा, इसी हिसाब से हम ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि जो शॉर्ट टर्म फाइनेंस है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस में अच्छा ट्रेड क्रेडिट भी आ सकता है और बैंक ओवरड्राफ्ट भी आ सकता है। तो इस बैंक ओवरड्राफ्ट और ट्रेड क्रेडिट जो है इसका फ़ायदा क्या होता है एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग टर्म फाइनेंस। तो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसकी जो कॉस्ट होती है ना वो लोअर होती है, लोअर कॉस्ट, ठीक है ना। दूसरा, इसको पेमेंट करने के लिए एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी कि लॉन्ग टर्म लोन में ऐसा नहीं होता कि आपने किसी बैंक से जो है वो 5 साल के लिए लोन लिया और 1 साल बाद वापस गए और बोला कि यार ये लो सब सारे पैसे तुम्हारे। बैंक बोलेगा भाई मैं आपसे 5 साल का ही इंटरेस्ट लूँगा, मैंने ये सोच कर आपको पैसे दिए थे कि ये पैसे आपके पास 5 साल के लिए रहेंगे और 5 साल तक आप मुझे जो है वो इंटरेस्ट देते रहोगे। जनरली ट्रेड क्रेडिट या बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो फ्लेक्सिबल इसलिए कंसिडर किया जाता है कि फ़ौरन उधार मिल गया और आपने जो है वो जितना चुकाना है आप वक्त के साथ साथ चुकाते रहो, तो उसमें रीपेमेंट हो सकती है। अच्छा, अब रिस्क क्या है शॉर्ट टर्म फाइनेंस को यूज़ करने का? तो हमने ये डिस्कस किया कि एक चीज़ ये हो सकती है, इट हैज़ टू बी रिन्यूड रेगुलरली। सर इसका क्या मतलब है? देखो, बैंक ओवरड्राफ्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट वगैरह आपके साथ होगा वो कोई 5 10 15 20 25 साल के लिए शायद ना हो, और हो सकता है कि वो आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम रिन्यू करवाना पड़े, ठीक है। इसी तरह से जो आपकी शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग होती है ये रिस्की भी होती है। रिस्की कैसे होती है? बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ने आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी हुई है, यानी कि आपका बैलेंस नेगेटिव में जा सकता है। बैंक आपसे डिमांड कर सकता है कि भाई मुझे इस पैसों की इमीडिएट पेमेंट कर दो, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है और इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग होती है ना वो थोड़ी सी रिस्की होती है, ठीक है जनाब। अच्छा जी, इसके बाद हम इस टॉपिक में एक और चीज़ जो डिस्कस करने लगे हैं वो वर्किंग कैपिटल साइकिल या कैश ऑपरेटिंग साइकिल है। और कैश ऑपरेटिंग साइकिल की बात करते हैं या वर्किंग कैपिटल साइकिल की बात करते हैं तो कैश ऑपरेटिंग साइकिल या वर्किंग कैपिटल साइकिल जो है वो अभी मैंने ब्रीफली आपके साथ डिस्कस किया। इसके कुछ सेपरेट लेक्चर्स भी हैं जिसमें इसकी फ़र्दर डिटेल्स भी हैं, मैं आपको इसके समरी हैंडआउट्स भी दूंगा। वर्किंग कैपिटल साइकिल या कैश ऑपरेटिंग साइकिल बड़ा ब्रीफ सा अभी मैंने डिस्कस भी किया है पिछले ही पार्ट में, वही चीज़ें यहाँ पर वापस से रिकॉल या रिपीट हो रही हैं और इसकी मज़ीद डिटेल्स के लिए मैं हर तरह के कंपोनेंट के लिए अलग अलग लेक्चर्स भी आपको एक डिफरेंट हेड के अंदर दे रहा हूँ, जो आप मुझसे जो है वो जब आप पोर्टल को गो थ्रू करोगे तो आपको वो नज़र आ जाएंगे। कैश ऑपरेटिंग साइकिल या वर्किंग कैपिटल साइकिल के अमूमन 3 कंपोनेंट्स हैं, स्टॉक डेज, डेटर डेज और क्रेडिटर डेज। कैसे कैलकुलेट होते हैं ये एक सेपरेट डिस्कशन है और हम इसको डिस्कस करेंगे। हैंड आउट में आपके पास फॉर्मूले भी हैं जिनसे इसको आप याद रख सकते हो।
स्टॉक डेज जैसे कि मैंने कहा कि आपको ये बता देता है कि आपका स्टॉक कितने दिनों में बिकेगा। डेटर डेज आपके डेटर्स आपको कितने दिनों में पैसे देंगे, और क्रेडिटर डेज का मतलब ये है कि जिनसे आपने चीज़ें ली हैं वो आपको कितने दिनों का उधार दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर लेट से आपके अगर स्टॉक डेज 5 दिन है तो इसका मतलब ये है कि ऑन एन एवरेज आपकी चीज़ें 5 दिनों में बिकती हैं। मिसाल के तौर पर आपके डेटर डेज अगर 7 दिन है तो इसका मतलब ये है कि जब आपके डेटर्स आपसे चीज़ें ख़रीदते हैं तो तकरीबन उसके 7 दिन बाद आपको पेमेंट करते हैं। मिसाल के तौर पर क्रेडिटेड डेज अगर 3 दिन है तो इसका मतलब ये है कि ऑन एन एवरेज आपके क्रेडिटर्स जो है वो आपसे 3 दिन बाद पैसे मांगने आ जाते हैं। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो है ना उसके लिए ये स्टॉक डेज जो है ना ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। देखो, ये जो मैंने स्ट्रक्चर या डायग्राम बनाया ना, ये एक ट्रेडिंग कंपनी के लिए तो सही है। 2 तरह की कंपनीज होती हैं ना, एक तो आपकी ट्रेडिंग कंपनी होती है। ट्रेडिंग कंपनी बनी बनाई चीज़ें खरीदती हैं, उनको बेचती हैं और उस पर प्रॉफिट कमाती हैं। तो इसके लिए तो आपके पास स्टॉक डेज जो होगा ना, इसको अगर मोर क्लियरली लिखूं तो मैं बोल सकता हूँ फिनिश्ड गुड्स स्टॉक डेज। यानी कि एक ट्रेडिंग कंपनी जो है वो बनी बनाई चीज़ें खरीदती हैं, तो फिनिश गुड्स स्टॉक डेज का मतलब ये है कि वो बनी बनाई चीज़ें उन्होंने ख़रीदी और अपने शोरूम पर डिस्प्ले पर रखी, वो कितने दिनों में बिकी? 5 दिन में बिक गई। उसके 7 दिन बाद डेटर्स पैसे दे रहे हैं, 12 दिन हो गए, और 3 दिन जो है वो मुझे मेरे क्रेडिटर्स उधार दे रहे हैं। यानी कि नेट अगर करें तो स्टॉक डेज प्लस डेटर डेज माइनस क्रेडिटर डेज 9 दिन बनते हैं। इसको हमने अभी वर्किंग कैपिटल साइकिल के तौर पर भी डिस्कस किया, और एक सेपरेट लेक्चर्स की सीरीज़ है उसमें हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। लेकिन जब हम थोड़े से इसको डिटेल में जाते हैं और जब हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ की बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ के केस में ये स्टॉक डेज भी जो है ना वो कुछ अलग अलग बाइफिकेशंस में डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं। और स्टॉक डेज जो है ना उसमें अगेन 3 चीज़ें आती हैं। एक आता है रॉ मटेरियल डेज, एक आता है प्रोडक्शन साइकिल या प्रोडक्शन डेज, और एक आता है आपके पास फिनिश गुड्स डेज। रॉ मटेरियल डेज का मतलब ये होता है कि आपने जब रॉ मटेरियल परचेज करा था उसके कितने दिनों बाद उसको इस्तेमाल करा। क्योंकि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो तो आप तो रॉ मटेरियल परचेज करोगे। आपने 1 जनवरी को रॉ मटेरियल परचेज किया और ये रॉ मटेरियल 3 जनवरी वाले दिन जो है वो फैक्ट्री के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में गया ताकि उससे यूनिट्स की मैन्युफैक्चरिंग हो सके, तो ये 3 दिन कहलाएंगे रॉ मटेरियल डेज। अच्छा, प्रोडक्शन डेज कितने दिनों में आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है ताकि वो फिनिश गुड्स में जाए, और फिनिश गुड्स डेज का मतलब ये है कि जब ये चीज़ फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाती है तो वो कितने दिनों में बिकती है। ट्रेडिंग कंपनी के लिए ये 2 एलिमेंट्स नहीं थे, सिर्फ ये वाला एलिमेंट था। लेकिन फिनिश मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए इन तीनों एलिमेंट्स का एडिशन आपको टोटल स्टॉक डेज देगा। उसके बाद उसमें डेटर डेज और क्रेडिटर डेज को एडजस्ट करोगे। डेटर डेज ज़्यादा होना कम होना क्या इंडिकेट करता है? डेटर डेज का ज़्यादा और कम होने से क्या फ़ायदा या क्या नुकसान है? क्रेडिटर डेज के कम या ज़्यादा होने से क्या होता है और क्या नुकसान या फ़ायदा है? स्टॉक डेज के कम या ज़्यादा होने से क्या होता है और क्या नुकसान या क्या फ़ायदा है? ये मैंने एक सेपरेट लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है जो आपको इंशाल्लाह पोर्टल पर अवेलेबल होंगे। फाइनली आखिरी चीज़ जो इस चैप्टर में आपने डिस्कस करनी है वो कंपनी की लिक्विडिटी को देखना है, और लिक्विडिटी के लिए भी मैंने जो है वो एक सेपरेट लेक्चर डाला हुआ है। लिक्विडिटी आपको ये बताती है कि कंपनी कितने आसानी से अपने उधार पे ऑफ कर रही है। लिक्विडिटी को एनालाइज करने के लिए जनरली कंपनी के 2 रेशोज़, करंट रेशो और क्विक रेशो को कैलकुलेट किया जाता है, और ये भी सेपरेट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करा गया है। इसके अलावा कुछ इस चैप्टर में और चीज़ जो है वो है सेल्स रेवेन्यू टू नेट वर्किंग कैपिटल रेशो, और ये एक छोटा सा थियोरेटिकल एरिया है, इसको आप देख लीजिएगा। बाकी चीज़ें आपको जो नोट्स हैं मैंने इस चैप्टर को 5 पेजेस में समराइज़ किया है जिसमें सारे बुलेट पॉइंट्स हैं जो आपने याद करने हैं, और जो मैं मज़ीद लेक्चर्स की बात कर रहा हूँ वो लेक्चर्स देखने हैं तो आपकी चीज़ें जो हैं वो मुकम्मल तौर पर कंप्लीट हो जाएंगी। उन लेक्चर्स में मैंने लिक्विडिटी रेशोज़ में से करंट रेशो, क्विक रेशो को, डेटर डेज को, स्टॉक डेज को, क्रेडिटर डेज को डिटेल में डिस्कस किया। इसके बाद जब आप बुक की रीडिंग कर लेंगे तो आप मुझे बताएंगे, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह आपकी प्रैक्टिस बहुत बेहतरीन हो जाएगी। ठीक है जी, तो यहाँ पर इस लेक्चर को भी ख़त्म करते हैं। थैंक यू।